नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज पुतिन के वार से पोलैंड कैसे बचेगा, कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप पर किसका खतरा मंडराने लगा, तुर्की ने अमेरिका का ठिकाना क्यों उड़ा दिया और चीन की शरण में सऊदी अरब क्यों चला गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर है कि नेटो का सदस्य पोलैंड रूस से अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा, ताकि अगर गलती से भी रूस ने उसकी तरफ आंख उठाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया जा रहा है कि पोलैंड को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी देगा। इस डिफेंस सिस्टम को पोलैंड ने तैनात करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुछ रोज पहले ही उसकी सीमा में मिसाइल गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद नेटो देशों में हड़कंप मच गया था। उस दौरान यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल से धावा बोला है, जबकि रूस ने यह आरोप लगाया था कि जंग में नेटो की सेना को उतारने के लिए यूक्रेन ने ही साजिश के तहत पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया। लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि रूसी मिसाइलों को हवा में ढेर करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ कई मिसाइलें दागी थी और उन्हीं में एक मिसाइल पोलैंड में गिर गई थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस घटना की वजह से पोलैंड बुरी तरह डरा हुआ है। उसे यह लग रहा है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से कहीं पुतिन का गुस्सा उस पर न फूट पड़े, क्योंकि पोलैंड न सिर्फ पहले दिन से जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, बल्कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले ज्यादातर हथियार यहीं से होकर यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिससे पुतिन पोलैंड पर भड़के हुए हैं और वो कई बार उस पर हमले की धमकी भी दे चुके हैं। हालांकि पोलैंड सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी वो रूस की धमकियों की वजह से खौफ में है और इसीलिए अब उसने यूक्रेन से लगने वाली सीमा में ताकतवर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लिया है, जो उसे जर्मनी से मिलेगा। असल में जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का वो सदस्य है जिसने पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटना के बाद उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। उस दौरान जर्मनी ने पोलैंड को लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की थी और यह भरोसा भी दिया था कि वो पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को पेट्रोलिंग के लिए भी वहां भेज सकता है। हालांकि उस वक्त पोलैंड ने जर्मनी के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब खबर है कि पोलैंड जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। ये एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया के कई देश दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल। ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें लगे शक्तिशाली रडार की रेंज करीब 100 किलोमीटर है और ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि पोलैंड इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में ज़ेलेंस्की की मदद करने की वजह से पुतिन न सिर्फ पोलैंड पर बल्कि नेटो के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, क्योंकि नेटो देशों पर हमले के बाद अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर जाएगा, जिसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि पुतिन ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं जिससे यूक्रेन जंग में नेटो की एंट्री हो, जबकि दावा किया जा रहा है कि पोलैंड और जर्मनी जैसे देश पुतिन की धमकियों की वजह से बुरी तरह डरे हुए हैं। इसीलिए ये दोनों देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। कुछ रोज पहले यह खबर सामने आई थी कि रूस से घबराए जर्मनी ने भी अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा कर दिया है और जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब खबर है कि पोलैंड यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा की किलेबंदी की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए उसने जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर यूक्रेन की सीमा के पास तैनात करने का ऐलान किया है, ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों को वक्त रहते आसमान में ही ध्वस्त किया जा सके। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तुर्की ने सीरिया में अमेरिका के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया है। तुर्की ने दावा किया कि ट्रेनिंग सेंटर में कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। खबर है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अमुदा बॉर्डर के पास बने ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमला किया, क्योंकि उसे पता चला था कि वहां अमेरिका के लोग कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। हमले में कितने लोगों की जान गई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन अनुमान लगाया गया कि एयर स्ट्राइक में कुर्द लड़ाकों के अलावा आम लोगों की भी जान गई है। इस हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बयान दिया कि वो केवल हवाई हमले ही नहीं करेंगे बल्कि जमीन से भी कुर्दों पर अटैक करेंगे। एक दिन पहले ही तुर्की ने उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे और दावा किया था कि इन हमलों में उसने कुर्द लड़ाकों के 89 ठिकानों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद खबर आई कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में एक और जगह एयर स्ट्राइक की, क्योंकि उसे खबर मिली कि वहां कुर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जिस बात ने तुर्की की एयर स्ट्राइक को चर्चा का विषय बनाया वो ये कि तुर्की को शक था कि वो ट्रेनिंग सेंटर अमेरिका का था, जिसमें अमेरिका के ट्रेनर कुर्द लड़ाकों को युद्ध की बारीकियां सिखा रहे थे और इसीलिए उसने अमेरिका से अपनी दोस्ती को एक तरफ रखा
और उत्तरी सीरिया में अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर की बर्बादी की कहानी लिख डाली, क्योंकि तुर्की पहले ही बोल चुका है कि अगर अमेरिका ने कुर्दों का साथ दिया तो वो पुराना रिश्ता भूलकर दुश्मनी की शुरुआत कर डालेगा। और अब खबर आ रही है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को तहस नहस कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया कि तुर्की ने जिस ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की वो उत्तरी सीरिया में अमुदा बॉर्डर के पास बना था। खबर है कि तुर्की ने वहां 12 बम गिराए, क्योंकि उसे पता चला था कि अमेरिका के ट्रेनर वहां कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दिन पहले भी तुर्की ने उत्तरी सीरिया के अलेप्पो, हसका और रक्का में हवाई हमले किए थे। खबर है कि अलेप्पो में उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और गांव के गांव बर्बाद कर दिए, जिसके बाद ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों में कम से कम 37 आम लोगों की भी जान गई है। लेकिन तुर्की का कहना है कि उसने केवल और केवल एसडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें बर्बाद कर रहा है। एक दिन पहले उसने जो एयर स्ट्राइक की उसकी कई तस्वीरें आई, जिनमें साफ दिखा कि तुर्की उत्तरी सीरिया में तबाही का तांडव कर रहा है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो यह भी कह दिया कि वो अभी नहीं रुकेंगे और केवल आसमान से नहीं, जमीन से भी उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की और उसके आसपास के देशों से आतंकवादियों का सफाया हो जाए। और तुर्की के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरिया में काम कर रही उसकी विंग एसडीएफ के लड़ाके ही आतंकवादी हैं, जिन पर उसने 13 नवंबर को हुए इस्तांबुल अटैक का आरोप लगाया और फिर उन्हें जड़ से मिटाने में जुट गया। और उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर डाले। तुर्की की सरकार ने जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में 70 लड़ाकू विमान और ड्रोन से कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर बम बरसाए गए, जिनसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और एसडीएफ के 89 ठिकाने खत्म हो गए, जिनमें बंकर, टनल और हथियारों के डिपो शामिल हैं। तुर्की ने दावा किया कि वो उत्तरी इराक में 147 किलोमीटर अंदर घुसा उसने कुर्द लड़ाकों के 45 ठिकानों को खत्म कर दिया, जबकि उत्तरी सीरिया में उसने 20 किलोमीटर अंदर घुसकर कुर्द लड़ाकों के 44 ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति से कई तरह के सवाल पूछे गए, जिनमें एक सवाल यह था कि क्या एयर स्ट्राइक से पहले उन्होंने अमेरिका और रूस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके जवाब में एर्दोआन ने आत्मरक्षा का हवाला दिया और दलील दी कि ये एयर स्ट्राइक आतंकवादियों को खत्म करने के लिए थी और वो पीकेके और एसडीएफ के लड़ाकों को आतंकी मानते हैं। यानी तुर्की डंके की चोट पर बोल रहा है कि वो कुर्द लड़ाकों को मारने से पहले किसी से पूछने नहीं वाला, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यही नहीं, उसने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करके ये भी जता दिया कि अगर अमेरिका ने पीकेके का साथ दिया तो वो उससे भी लड़ पड़ेगा। रही बात रूस की, तो इस मामले में रूस भी तुर्की के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि उसने उसे हिदायत दी है कि वो जबरदस्ती जंग का माहौल ना बनाए। यही नहीं, रूस ने सीरिया में तुर्की की सेना के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करने से भी मना कर दिया। यानी कुर्द लड़ाकों के मुद्दे पर अमेरिका और रूस दोनों तुर्की को उसकी हद याद दिला रहे हैं, लेकिन एर्दोआन नहीं मान रहे और बार बार हद पार करके कुर्द लड़ाकों को मारने सीरिया और इराक के उत्तरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। इस बीच खबर है कि क्राइमिया को बचाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रूस को डर है कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए जेलेंस्की की फौज किसी भी वक्त बड़ा हमला बोल सकती है। और यूक्रेन को अमेरिका से मिले घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स के रॉकेट वहां आफत बनकर बरस सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसी घबराहट में रूस की सेना ने क्राइमिया की सीमा के पास किलेबंदी करनी शुरू कर दी, जिसका पश्चिमी मीडिया की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई किलोमीटर के दायरे में गहरे गड्ढे खुदे दिखाई दिए, जबकि कुछ जगहों पर इन गड्ढों में मजबूत बंकर बनाने की तैयारी होती भी नजर आई। साथ ही वहां रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी संख्या में सैनिकों के ठहरने के लिए टेंट भी लगे दिखाई दिए। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि खुद क्राइमिया के गवर्नर ने भी खैरसॉन से क्राइमिया को जोड़ने वाली सीमा के पास बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाने और बंकर बनाने की बात मानी और इसे क्राइमिया के लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। मतलब ये कि खैरसॉन में कई अहम इलाके अपने हाथ से निकलने के बाद रूस भी ये मान चुका है कि यूक्रेन में उसका सबसे सुरक्षित किला क्राइमिया भी अब खतरे में है और यूक्रेन की सेना अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों का जखीरा लेकर वहां पहुंच सकती है, जहां पर 2014 से रूस का कब्जा है। जबकि खैरसॉन में जिन इलाकों से जेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना को खदेड़ने का दावा किया, वो क्राइमिया की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और अगर वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पिछले 8 सालों में ये पहला मौका होगा जब रूस के सामने क्राइमिया को बचाने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अब तक यूक्रेन पर हमलावर दिख रहा रूस पहली बार खुद के बचाव की तैयारी करने को मजबूर नजर आ रहा है। उधर खबर है कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान से तनातनी के बीच चीन की अपनी एक और पड़ोसी फिलीपीन से ठन गई। ये टकराव ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस फिलीपींस के दौरे पर पहुंची। लेकिन उनकी यात्रा शुरू होने से ठीक पहले दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के नौसैनिक आमने सामने आ गए
और फिलीपींस की नौसेना ने आरोप लगाया कि चीन का एक जहाज अपने रॉकेट के मलबे को हासिल करने के लिए जबरन उसकी समुद्री सीमा में घुस गया। असल में चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा बताता रहा है और अगस्त में उसने अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद भी इसी तरह के तेवर दिखाए थे। उस वक्त ताइवान को डराने के लिए उसने कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल भी की थी और उसकी हवाई सीमा में घातक मिसाइलें भी दागी थी। और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के फिलीपींस पहुंचने से वो एक बार फिर आग बबूला हो गया, क्योंकि खबर है कि कमला हैरिस फिलीपींस में उन इलाकों का भी दौरा करेंगी जो दक्षिण चीन सागर के तट पर बसे हैं। जबकि चीन कई बार अमेरिका को इस विवादित इलाके में दखल नहीं देने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन उसकी धमकियों का अमेरिका पर कोई असर होता नहीं दिखा और कमला हैरिस फिलीपींस के दौरे पर पहुंच गई, जिससे चीन बुरी तरह तिलमिला उठा। क्योंकि फिलीपींस वो देश है जो पहले ही साफ कर चुका है कि चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ी तो वो पूरी तरीके से अमेरिका का साथ देगा और उसे अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की छूट भी देगा, जिसका सीधा मतलब है कि चीन को ताइवान और अमेरिका के साथ साथ फिलीपींस से भी पार पाना होगा। यानी जंग छिड़ने से पहले ही चीन के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए चीन ने रॉकेट के मलबे के बहाने फिलीपींस की समुद्री सीमा में घुसकर यह दिखाने की कोशिश की कि दक्षिण चीन सागर में उसके दबदबे को कोई चुनौती नहीं दे सकता, जिसकी वजह से चीन की फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के साथ तनातनी बनी हुई है। असल में दक्षिण चीन सागर से होकर दुनिया भर के देशों के जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया का सालाना करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। इसी वजह से चीन उसे अपना बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए वो खुद को दक्षिण चीन सागर के इलाके में मौजूद देशों के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इधर खबर है कि ईरान के घातक आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 को मार गिराने के लिए यूक्रेन जल्द ही ड्रोन का शिकारी तैनात करेगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ बातचीत भी शुरू कर दी, क्योंकि रूस को ईरान से मिला शाहिद 136 ड्रोन जंग में यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। इस ड्रोन ने अक्टूबर की शुरुआत से राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी भरपाई करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। इसीलिए जेलेंस्की ने इस ड्रोन को नाकाम करने के लिए अमेरिका से ड्रोन का शिकारी माने जाने वाले एनविल सिस्टम देने की गुहार लगाई, जिसे दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में माहिर माना जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस सिस्टम को ड्रोन के आने की भनक लग जाती है और फिर ये 2 इंटरसेप्टर ड्रोन को उनके शिकार के लिए लॉन्च कर देता है, जो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ड्रोन की ओर उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें हवा में मार गिराते हैं। उधर ट्यूबन से रूस की फौज का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ मुश्किल हालात में लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए। अभ्यास के मैदान में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी, जहां सैनिकों ने बर्फ के बीच दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त करने का अभ्यास किया। यही नहीं, पुतिन के जवान मिसाइलों और टैंकों से तबाही मचाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां इतने बम बरसाए गए कि सारा इलाका बमबारी से थर्रा उठा। बताया गया कि रूस के सैनिकों को ठंड के हालात में दुश्मन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वो ठिठुरती ठंड के बीच भी जंग के मैदान में मुस्तैदी के साथ डटे रहें और दुश्मन के हर हमले का जवाब दे सकें। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस में लंबी दूरी तक मार करने वाली इस्कंदर मिसाइलें बड़े पैमाने पर तैनात कर दी। दावा है कि रूस ने इस्कंदर मिसाइलों के साथ ताकतवर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेलारूस पहुंचा दिए, जिनकी मदद से वो यूक्रेन के ज्यादा बड़े इलाके को आसानी से निशाना बना सकेगा। दावा किया गया कि बेलारूस में अब तक छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही तैनात थीं। वहां से रूस ऐसी मिसाइलों से हमले बोल रहा था जो करीब 150 किलोमीटर तक के दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती थी, लेकिन अब उसने बेलारूस की जमीन पर इस्कंदर मिसाइलों को उतार दिया है। इस्कंदर मिसाइलें बेहद घातक होने के साथ साथ लंबी दूरी तक मार भी कर सकती हैं। ये मिसाइलें 450 से 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती हैं, जबकि यूक्रेन के लिए ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि ये मिसाइलें परमाणु हथियार से लैस की जा सकती हैं। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इसके साथ ही रूस ने अपने आधुनिक और घातक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी हमले की तैयारी कर ली है, जिनसे बरसाई गई मिसाइलें आसमान में मौजूद किसी भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती हैं। माना जा रहा है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेलारूस में उतारकर उसके आसमान की सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले वहां रूस ने S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, लेकिन उनकी रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर ही थी, जबकि S-400 डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक है। यानी ये इतनी दूर से हमला करने वाली मिसाइलों को आसमान में ही ढेर करने की ताकत रखता है।
यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसा रूस ने अपने दोस्त बेलारूस को बचाने के लिए किया, क्योंकि रूस का साथ देने की वजह से वो अमेरिका समेत कई देशों की नजरों में गड़ गया है। और इसी वजह से बेलारूस ने कई बार इस बात की आशंका जताई कि अमेरिका और पोलैंड उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद रूस न केवल बेलारूस की सुरक्षा तगड़ी करने में जुटा है, बल्कि वहां से हमला करने की ताकत भी बढ़ा रहा है, ताकि यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जाए कि उसे संभलने तक का मौका न मिले। और इसके लिए रूस बेलारूस से वार करने के साथ यूक्रेन को एक और इलाके में घेरने में जुट गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस से S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाकर डोनेस्क में पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद आशंका जताई गई कि डोनेस्क में रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो पर जोरदार हमले बोलने वाला। इस बीच बाल्टिक देश लिथुआनिया रूस के मददगार बेलारूस पर पूरी तरह से भड़क गया। उसने नेटो और यूक्रेन की मदद करने वाले देशों से बेलारूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर दी। लिथुआनिया ने दलील दी कि बेलारूस जिस तरह से रूस का साथ दे रहा है, उससे ये मान लेना चाहिए कि वो भी जंग में उतरा हुआ है। ऐसे में इस जंग में बेलारूस की भूमिका को ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत है। उधर उत्तर कोरिया की तरफ से टेस्ट की गई खतरनाक मिसाइल का पहला वीडियो जारी कर दिया गया। पोसंग 17 नाम की इस मिसाइल से किम जोंग उन अमेरिका तक को तबाह करने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये घातक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखती है। उत्तर कोरिया ने इसकी टेस्टिंग से जुड़ा वीडियो जारी किया, जिसमें आग उगलती ये मिसाइल आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। दावा किया गया कि शुक्रवार को टेस्ट की गई इस मिसाइल ने 6000 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक जाकर करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर जापान सागर में जा गिरी। उत्तर कोरिया के मुताबिक इस खतरनाक मिसाइल ने ये दूरी महज 70 मिनट में तय कर ली। हालांकि दावा है कि उत्तर कोरिया ने अभी इसकी आधी ताकत को ही आजमाया है। अगर ये पूरी क्षमता से वार करे तो 15,000 किलोमीटर तक के दायरे में तबाही मचा सकती है। यानी किम जोंग उन ने सीधे सीधे बाइडेन को ये चेतावनी दी है कि वो जब चाहें अमेरिका का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण कोरिया को बताया जा रहा है। खबर है कि दक्षिण कोरिया ने इससे निपटने के लिए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर करने के इरादे से तैयार किया गया है। दावा है कि दक्षिण कोरिया ने इससे पहला टारगेट ध्वस्त कर लिया। वहीं दावा तो यह भी है कि इससे वो मिसाइल के अलावा दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने की तैयारी में भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की है, जिसने दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ा दी। इसके बाद से ही दक्षिण कोरिया लगातार अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। यहाँ तक कि जापान और अमेरिका की सेना का संयुक्त अभ्यास भी दक्षिण कोरिया में किया गया, ताकि किम जोंग उन को कड़ा और सीधा संदेश दिया जा सके। इधर खबर है कि रूस के मीडिया के ब्रिटेन और अमेरिका पर हमले की मांग उठने लगी है। यह दावा यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार ने किया, क्योंकि रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था तब चंद दिनों में ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन को दूसरे देशों से मिल रही मदद के कारण ही ये जंग खिंचती चली गई और 9 महीने बीत जाने के बाद भी पुतिन यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन का पारा इस कदर चढ़ा हुआ है कि वो कभी भी अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने युद्ध के दौरान यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की। अमेरिका के हथियारों की बदौलत ही रूस के ठिकानों को यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। और ये वही ब्रिटेन है जिससे मिल रही मदद के कारण यूक्रेन युद्ध में बीते 9 महीने से टिका हुआ है। यूक्रेन को नेटो देशों का भी ऐसा साथ मिल रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज लगातार हुंकार भर रही है। और यूक्रेन से युद्ध में रूस जहां कहर बरपा रहा है, वहां यूक्रेन की सेना जोरदार पलटवार कर रही है। यही कारण है कि यूक्रेन पर कब्जा करना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार ने दावा किया कि रूस के मीडिया में मांग उठने लगी है कि अमेरिका और ब्रिटेन पर सीधा हमला होना चाहिए। मतलब साफ है कि यूक्रेन में मिल रही चुनौती की वजह से पुतिन बेहद परेशान है। माना जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन लग रहे हैं, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका 1820 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। उधर ब्रिटेन भी ऐलान कर चुका है कि वो 50 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ रुपए का रक्षा पैकेज यूक्रेन को देगा, जिसमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें और एंटी ड्रोन तकनीक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा रडार सिस्टम भी ब्रिटेन के इस पैकेज के तहत यूक्रेन को दिए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इन देशों से मिल रही सैन्य और आर्थिक मदद के सहारे ज़ेलेंस्की को हराने में मुश्किलें आ रही हैं। इसी वजह से रूस में अमेरिका और ब्रिटेन से सीधा जंग लड़ने की मांग उठने लगी। इस बीच रूस की सेना को खदेड़ने का एक और वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें वो रूस के जवानों पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। और उसी का सबूत यूक्रेन ने वीडियो जारी करके दिया, जिसमें वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से बम बरसाते दिखे, जिससे पूरा इलाका दहल उठा।
इस दौरान रूस के जवानों पर यूक्रेन ने बेहिसाब बमबारी की। उसने रूस के सैनिकों पर 2 जगहों से बम गिराए, जिसका वीडियो देखकर लगा मानो पुतिन की फौज पर यूक्रेन के वार रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिकों ने चंद मिनटों में ही हमले तेज कर दिए और एक साथ कई रॉकेट दागे। दावा है कि यूक्रेन के हमले में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों समेत आधुनिक हथियारों से लैस टैंक तबाह हो गए। उधर खबर है कि खैरसॉन के बाद पुतिन की सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास पर अपना कब्जा बनाए रखना मुश्किल हो गया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना के पास डॉनबास में डटे रहने के लिए हथियारों का स्टॉक खत्म होने लगा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुआ हमला। खबर है कि कर्च ब्रिज में हुए जोरदार धमाके की वजह से क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाली रेल लाइन और सड़क को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रूस के लिए डॉनबास में मौजूद अपनी सेना तक हथियार पहुंचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि डॉनबास से रूस को जोड़ने वाले सभी रास्तों को यूक्रेन की सेना भारी बमबारी से पहले ही तबाह कर चुकी है और हथियारों के बिना पुतिन की सेना जंग में डटे रहने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि दूसरी तरफ से जेलेंस्की की फौज अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों की मदद से डॉनबास के सभी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले बोलने में जुटी है। और डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसके तहत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले ही पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश का दर्जा दे दिया था, जिसके बाद डॉनबास के अलग अलग इलाकों को जीतने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है। हालांकि अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि हथियारों की भारी कमी की वजह से पुतिन के लिए डॉनबास संभालना मुश्किल हो गया है, जबकि खैरसॉन के कई इलाके पहले ही उनके हाथ से निकल चुके हैं। खबर है कि जापोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना काफी अंदर तक घुस चुकी है, इसीलिए पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि रूस कुछ समय के लिए शांति चाहता है ताकि वो नए सिरे से हमले के लिए ताकत जुटा सके। इधर खबर है कि ईरान से हमले का खतरा बढ़ता देख सऊदी अरब ने हथियार जुटाने शुरू कर दिए। पता चला है कि सऊदी अरब ने चीन के साथ करीब 35,000 करोड़ रुपए का हथियारों का सौदा किया है और इन हथियारों में सेना के इस्तेमाल वाले ड्रोन शामिल हैं। पता चला है कि चीन के ड्रोन पर सऊदी अरब की नजर काफी पहले से थी। ईरान के हमले का खतरा बढ़ते ही सऊदी अरब ने इस डील पर मोहर लगा दी। 13 नवंबर को ही चीन में एयर शो खत्म हुआ था। इसी एयर शो के दौरान चीन का TB001 ड्रोन प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। 2 इंजन वाला ये चीन का अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। 35 घंटे तक हवा में रहने वाला ये ड्रोन 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। माना जा रहा है कि इसी ड्रोन की डील $2 बिलियन यानी करीब 16,500 करोड़ रुपए में हुई है। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए कुछ महीने पहले यही TB001 ड्रोन भेजे गए थे। दावा यह है कि इस ड्रोन पर एक साथ 7 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को ध्यान में रखते हुए ही सऊदी अरब ने यह डील की है। मतलब ये कि ईरान के हथियारों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब केवल सुरक्षा कवच ही तैयार नहीं कर रहा बल्कि आक्रमण की तैयारी भी कर रहा है, ताकि ईरान से न केवल खुद को बचाया जा सके बल्कि ईरान पर भी दबाव बनाया जा सके। खबर है कि TB001 ड्रोन के अलावा सऊदी अरब चीन के CH-4 ड्रोन भी खरीदेगा। CH-4 ड्रोन तो सऊदी अरब खुद ही बनाना चाहता है। इसके लिए सऊदी अरब को चीन से ड्रोन के पुर्जे दिए जाएंगे। पुर्जों को जोड़कर ड्रोन तैयार करने का काम सऊदी अरब में ही होगा। माना जा रहा है कि 300 CH-4 ड्रोन की यह डील भी $2 बिलियन यानी करीब 16,500 करोड़ रुपए की है। सऊदी अरब की कोशिश अब हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की है, इसलिए वो जो भी नए हथियार खरीद रहा है उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील भी कर रहा है। ऐसी ही डील उसने चीन की कंपनियों के साथ भी की है। मतलब ये कि ईरान की तरफ से हमले का अलर्ट मिलते ही सऊदी अरब में अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ वो जंग की तैयारी में जुटा है, दूसरी तरफ हथियार बनाने में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मतलब ये कि वो हर मायने में ईरान को टक्कर देने की कोशिश में लगा है। इसलिए एक तरफ चीन के साथ हथियारों की बड़ी डील की गई तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की कंपनियों से भी बड़े सौदे होने की खबर आई। दक्षिण कोरिया के दौरे पर तो खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे थे और खबर है कि दक्षिण कोरिया की कंपनियों से उन्होंने डिफेंस सिस्टम पर डील की है। हालांकि इससे जुड़ी कोई खास जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम खरीदने पर प्रिंस ने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी। उन्होंने मांग की थी कि डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम सऊदी अरब में होना चाहिए। इसी शर्त की वजह से अब तक इस डील पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा से जुड़ी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब वो अमेरिका पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, खासतौर पर तब जब ओपेक प्लस संगठन के फैसले के लिए अमेरिका लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहा हो। माना जा रहा है कि प्रिंस अब अमेरिका से नजदीकियां सीमित करने पर जोर दे रहे हैं ताकि किसी नाजुक वक्त पर कोई उन्हें नतीजे भुगतने की धमकी न दे पाए।
इस बीच खबर है कि रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के सुखोई और मिग जैसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस का दावा है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन की सेना क्राइमिया में घुसने की कोशिश में जुटी है, जिसे खैरसोन की जीत के बाद जेलेंस्की का अगला निशाना बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से लैस होकर क्राइमिया को पुतिन के चंगुल से छुड़ाने के लिए कूच कर चुकी है। लेकिन जेलेंस्की की परेशानी यह है कि क्राइमिया रूस के पास करीब 8 साल से है और इस दौरान पुतिन ने उसे अपनी सेना का गढ़ बना लिया है और वहां ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जिनसे पार पाना यूक्रेन के बूते के बाहर है। लेकिन खबर है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन की सेना क्राइमिया में घुसने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में उसने 2 लड़ाकू विमान सुखोई 24 और मिग 31 को क्राइमिया पर हमले के लिए रवाना किया, जिन्हें रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल विम्पिल R-37M से हवा में ही ध्वस्त कर दिया। उधर खबर है कि नए लड़ाकू विमान बनाने के लिए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के बीच डील तय हो गई। तीनों देशों के बीच इस समझौते के लिए लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी और आखिरकार तीनों देश FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाने के लिए तैयार हो गए। दावा है कि ये लड़ाकू विमान आने वाले वक्त में किसी भी जंग की सूरत बदलने में सक्षम होंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 100 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 8 लाख करोड़ होगी, जिसे रक्षा उपकरणों को बनाने वाली फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की 3 अलग-अलग कंपनियां मिलकर बनाएंगी और इसका कारखाना फ्रांस में बनना तय हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दावा किया कि ये डील पूरे यूरोप का भविष्य तय करेगी। यही वजह है कि तीनों देश इन विमानों को जल्द से जल्द बनाने की तैयारी में है। इधर खबर है कि अमेरिका की सेना अपने हथियारों का स्टॉक बढ़ाने में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के चक्कर में उसका खुद का स्टॉक खाली होता जा रहा है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में बाइडेन इस बात को समझ चुके हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर होगा और वो उस दोराहे पर आकर खड़ा हो जाएगा जहां उसके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होगी। क्योंकि अगर ऐसे में अमेरिका पर चीन जैसे दुश्मन देश ने हमला कर दिया तो वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे कई हथियार हैं जिनकी कमी हो गई है, जिससे वो नुकसान में रह सकता है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि अमेरिका की सेना अपने हथियारों के स्टॉक को तेजी से बढ़ाने में जुट गई है, ताकि दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उसके पास घातक हथियार हों और दूसरा देश भी उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। जिसके लिए बाइडेन ने प्लानिंग कोई आज से शुरू नहीं की, बल्कि अमेरिका की सेना को मई में ही यूक्रेन भेजे गए हथियारों को बदलने के लिए पहली किस्त दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि उसके बाद से किस्त और उसकी रकम बढ़ती चली गई। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक जब से जंग छिड़ी है तब से अब तक हथियार बनाने के लिए $260 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं। खबरें हैं कि 15 अक्टूबर के बाद से ही अमेरिका ने हथियार बनाने के लिए $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका का जोर भारी मात्रा में गोला बारूद और रॉकेट बनाने पर है। वैसे भी युद्ध में यूक्रेन हथियारों के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसी बदौलत ही जंग के मैदान में जेलेंस्की के फौजी डटकर खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन के साथ उसकी मदद कर रहे देशों के लिए भी मुसीबतें दुगनी होती जा रही हैं, क्योंकि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बताया जा रहा है कि ऐसे में अमेरिका समेत नेटो देशों के पास भी हथियारों की कमी होने लगी है। अमेरिका 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन को $1790 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की सप्लाई कर चुका है। ऐसे में अमेरिका अपने हथियारों के भंडार को फिर से भरने में जुट गया है, ताकि वो यूक्रेन की मदद भी करता रहे और उसका हथियारों का स्टॉक भी बढ़ता रहे। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन जंग के लिए यूक्रेन को अपनी घातक मिसाइल ब्रिमस्टोन 2 मुहैया कराने वाला है। यह फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे के बाद लिया गया, जिसके तहत ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रिमस्टोन 2 मिसाइलों की खेप मुहैया कराएगा। ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। दावा है कि जमीन और हवा दोनों में कहर बरपाने वाली ये मिसाइल अभी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ब्रिटेन जंग के लिए 100 ब्रिमस्टोन मिसाइल दे चुका है। लेकिन अब वो इसका आधुनिक वर्जन जेलेंस्की की सेना को मुहैया कराने जा रहा है, जो इसके पिछले वर्जन से दुगनी रफ्तार से वार करने की ताकत रखती है, जिसका नाम है ब्रिमस्टोन 2 यानी ब्रिटेन की खतरनाक मिसाइल का नया और आधुनिक वर्जन, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज। ये एक बार टारगेट सेट होने पर 60 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर कर सकती है और सटीक निशाना लगाने की खूबी इसे दुनिया की सबसे खूंखार मिसाइलों में एक बनाती है, जिसे जंगी टैंक और लड़ाकू विमान यानी हवा और जमीन दोनों से दागा जा सकता है।
उधर रूस की मिसाइलों से तबाह हो चुके यूक्रेन पर अगले 4 महीने भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि वहां के आधे से ज्यादा पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली और पानी दोनों का संकट पैदा हो चुका है, जो कम से कम अगले 4 महीने तक लोगों को परेशान करता रहेगा, क्योंकि हड्डियां गला देने वाली ठंड को उन्हें बिना बिजली और पानी के काटना होगा। Це відбувається весь час. Чи будуть вони це робити? जेलेंस्की ने खुद बयान दिया कि यूक्रेन की आधी बिजली व्यवस्था का भट्टा बैठ चुका है, और ये हाल तब है जब यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में पारा माइनस से नीचे जा चुका है। कीव को पहले ही सावधान किया जा चुका है, क्योंकि वहां बिजली और पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। एक एक शेल्टर होम में लोगों को एक बल्ब की रोशनी में रहना पड़ रहा है। पानी के लिए भी उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, क्योंकि पुतिन की मिसाइलें सीधी कीव और उसके आसपास के पावर प्लांट पर गिरी थीं, जिसके बाद नौबत आ गई कि आधा कीव अंधेरे में डूब गया, और जो हिस्सा बचा वहां लोगों को नाप नाप कर बिजली और पानी मिल रहा है। खैरसोन से भी लोगों को हटने को बोल दिया गया, क्योंकि रूस नीप्रो नदी के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। इसलिए जेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल्द खैरसोन का हाल भी कीव जैसा हो जाएगा। इसलिए लोगों को पहले ही वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो सर्दियां शुरू हुई हैं, और जैसे जैसे पारा गिरेगा बिना बिजली के लोग जम जाएंगे। क्योंकि यूक्रेन में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी पहले ही बोल चुकी है कि पावर प्लांट की मरम्मत में कई महीने लग जाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सर्दियां यूक्रेन के लोगों पर भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि मिसाइल अटैक में बर्बाद हुए पावर प्लांट मार्च तक रिपेयर होते नहीं दिख रहे। सबसे ज्यादा परेशानी ऊंची इमारतों में रहने वालों को होगी, जो अंधेरे में डूबे कीव और यूक्रेन के बाकी हिस्सों में जैसे तैसे दिन तो काट लेंगे, लेकिन जमा देने वाली रात उन पर भारी पड़ेगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन में बिजली नहीं होने से करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा है, क्योंकि पुतिन की करीब 5000 मिसाइलों ने वहां के आधे पावर प्लांट तहस नहस कर दिए। यानी आने वाली सर्दियां यूक्रेन पर सितम ढाने वाली हैं, जिससे बचने का फिलहाल वहां के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पुतिन का मिसाइल अटैक जारी है। इधर यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि उसे खैरसोन में रूस के ऐसे 4 ठिकाने मिले जहां पुतिन की फौज वहां की जनता पर जुल्म ढाती थी, और उन्हें जासूसी के आरोप में जबरन बंधक बनाकर घंटों तक मारती और टॉर्चर करती थी। इन ठिकानों से यूक्रेन ने अहम दस्तावेज, रबर के डंडे, बैट और हथकड़ियों समेत कई चीजें बरामद की। आरोप है कि इन चीजों से रूस के सैनिक लोगों पर कहर बरपाते थे। दावा किया गया कि उन्होंने बच्चों के लिए भी अलग से एक जेल बनाई थी, जहां उनके साथ भी वैसा ही बर्बर सलूक किया जाता था। इसके लिए उन्होंने सरकारी इमारतों का इस्तेमाल किया। इस बीच खबर है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की मां से मुलाकात कर सकते हैं, जिसका दावा रूस के एक अखबार ने किया। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से न तो इसकी पुष्टि की गई और न ही किसी ने इस खबर का खंडन किया, लेकिन चर्चा है पुतिन मदर्स डे पर यूक्रेन में जंग लड़ रहे जवानों की मां से मुलाकात करेंगे। 27 नवंबर को रूस में मदर्स डे मनाया जाएगा। उधर खबर है कि चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल तैनात कर दी है, जिसका मतलब यह है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि उसने ये चाल इसलिए चली ताकि अगर वो हमला करता है तो अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भारी नुकसान हो, और अमेरिका का अस्तित्व खत्म होते ही चीन महाशक्ति बनकर उभर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि समंदर में चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी। JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है। मतलब ये कि अमेरिका चीन की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में है, और इसलिए चीन जब चाहे अमेरिका को अपने निशाने पर ले सकता है। और ये पहली बार है जब अमेरिका ने भी माना कि चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे यह साबित होता है कि चीन अमेरिका के खिलाफ लगातार नई चालें चल रहा है। जबकि 2019 में जब JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल का चीन ने टेस्ट लॉन्च किया था, तब यह कहा गया था कि किसी देश को टारगेट पर लेने के लिए इस मिसाइल को नहीं छोड़ा जा रहा। वैसे भी खबरें हैं कि बीते कुछ समय से चीन की मिसाइलों का जखीरा तेजी से बढ़ रहा है। चीन हमेशा से बड़े देश को टक्कर देने का दम भरता रहा है। चीन दुनिया के उन 6 देशों में है जिनके पास परमाणु पनडुब्बी है। चीन की नौसेना में 12 परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनकी संख्या 68 बताई जाती है। ऐसे में अमेरिका भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि चीन और रूस को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों की तरफ अपनी निगाहें टिका ली हैं, और वो तेजी से हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग और रिसर्च पर काम कर रहा है ताकि वो किसी भी तरह चीन और रूस को पछाड़ सके, क्योंकि चीन और रूस पहले ही हाइपरसोनिक हथियारों को अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चुके हैं, और वो अमेरिका के पास अब तक नहीं है। इसलिए अमेरिका को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इस दिशा में काम नहीं किया तो वो इस रेस में काफी पीछे छूट जाएगा, और चीन और रूस, उसके दोनों दुश्मन, उसे कभी भी अपने निशाने पर ले लेंगे। चीन ने पिछले ही साल हाइपरसोनिक हथियारों का सफल परीक्षण किया था। ऐसे में खबरें हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका 13 और हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग करने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं।
इसलिए दुश्मन के रडार में आने से बच जाती हैं। इधर रूस और ईरान से मिल रही धमकियों के बीच यूके को बेहद आधुनिक F-35B लड़ाकू विमानों की नई खेप मिल गई। अमेरिका के इन विमानों को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में एक माना जाता है, क्योंकि ये इतनी रफ्तार से दुश्मन पर झपटते हैं कि उसके लिए संभल पाना मुश्किल हो जाता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये विमान किसी भी रडार को धोखा देने में माहिर माने जाते हैं। ये लड़ाकू विमान बेहद ताकतवर बताए जाते हैं। उड़ान भरने के बाद ये कुछ ही मिनटों में बम बरसाकर एक बड़े इलाके को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इन फाइटर जेट में लगी आधुनिक मशीन गन से कुछ ही सेकंड में कई गोलियां बरसाई जा सकती हैं। इसी वजह से 3 F-35B विमानों की खेप मिलने के बाद यूके की वायुसेना ने खुशी जताई, जबकि अगले साल तक 7 और ऐसे लड़ाकू विमान यूके को मिल जाएंगे। इसके साथ ही 2025 तक कुल 48 F-35B फाइटर जेट यूके के पास होंगे। और माना जा रहा है कि इन लड़ाकू विमानों के शामिल होने से उसकी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जो यूके के लिए इस वक्त जरूरी भी है, क्योंकि ईरान के साथ उसे रूस से भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। और रूस के साथ उसके तनाव की वजह यूक्रेन की जंग है, जिसमें यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस उस पर बुरी तरह भड़का हुआ है। पुतिन के कई करीबी और वहां का मीडिया तो हाइपरसोनिक मिसाइलों से उसे मिटा देने की धमकी तक दे चुके हैं, जिसके बाद आशंका जताई गई थी कि लंदन पर मिसाइल से हमला हो सकता है। जबकि हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की वजह से ईरान भी यूके से खार खाए बैठा है। ईरान का आरोप है कि उसके देश में हो रहे प्रदर्शनों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ रोज पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि यूके को अंजाम भुगतना होगा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में रूस नया टैंक उतारने की तैयारी में है। दावा किया गया कि ये यूक्रेन के घातक टैंकों को धूल चटाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि इसे खास तौर पर पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले टैंकों से लोहा लेने के लिए ही बनाया गया है। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के घातक और ताकतवर T-14 अरमाता टैंक के साथ उसके जवान ट्रेनिंग करते नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस T-14 अरमाता टैंक को युद्ध में उतारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस टैंक की खासियत पश्चिमी देशों और यूक्रेन को नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार पिछड़ने की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक T-14 अरमाता टैंक का वजन करीब 55 टन है और इसकी रेंज 5 से 12 किलोमीटर के बीच है, जो दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है। मतलब साफ है कि अगर इस टैंक ने हमला कर दिया तो दुश्मन की बर्बादी तय है, क्योंकि T-14 अरमाता टैंक में 12.5 मिलीमीटर की कॉर्ड मशीन गन लगी। ये मशीन गन 1 मिनट में 650 गोलियां दागती है और इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर है। इसके अलावा इस टैंक में एक बार में 42 गोले रखे जा सकते हैं। गोले दागने के लिए इसमें ऑटो लोडर लगा है, मतलब गोले अपने आप ही लोड हो जाएंगे। दावा है कि इस टैंक का आर्मर यानी कवच बेहद मजबूत है। टैंक के कवच पर 2 बार हमला भी हो जाए तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच रूस ने सीरिया के कट्टरपंथी संगठन HTS के ठिकानों पर हमला किया। HTS को सीरिया की सरकार आतंकवादी संगठन मानती है और लगातार उसके खात्मे की कोशिश में जुटी रहती है, क्योंकि उत्तरी सीरिया में कट्टरपंथी संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम का बोलबाला है और वो आए दिन वहां अशांति की वजह बनता है। खबर है कि इसी वजह से रूस के लड़ाकू विमानों ने उसके ठिकानों को निशाना बनाया और उत्तरी सीरिया के इदलिब इलाके में 2 रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, क्योंकि रूस की सरकार का दावा है कि इन रिफ्यूजी कैंप में HTS के हथियारों का डिपो है। यही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया कि HTS बहुत जल्द आम लोगों पर हमले का नाटक भी करने वाला है, जिससे इदलिब और उत्तरी सीरिया के बाकी इलाकों में हड़कंप मच जाए और जनता सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि उसे लगेगा कि सीरिया की सरकार जनता की सुरक्षा करने में फेल हो गई है, जिसके बाद सीरिया में एक और गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उत्तरी सीरिया में HTS का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि HTS को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुर्की है, जो उत्तरी सीरिया में अशांति फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और वहां के लोगों को सीरिया की सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करता है। सीरिया का ये इलाका वैसे ही जल रहा है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर तुर्की के लड़ाकू विमान कभी भी वहां घुस जाते हैं और सीरिया की सरकार देखती रहती है। यानी पर्दे के सामने भी तुर्की है और पर्दे के पीछे भी तुर्की है, जो जिहादी गुट HTS के साथ मिलकर उत्तरी सीरिया में उथल पुथल मचा रहा है। लेकिन इस बार HTS ने शरणार्थियों के ठिकानों में हथियार रखे हैं, जिनके मुद्दे पर वैसे ही एर्दोआन सरकार और सीरिया की सरकार की नहीं पड़ती और इसीलिए रूस को बीच में कूदना पड़ा, जिसने इदलिब में उन ठिकानों को ढूंढ निकाला और उन पर हमला किया। यही नहीं, रूस ने सीरिया की सरकार को आने वाले खतरे से भी सावधान किया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पुतिन ने बहुत बड़ा कर्ज लिया है, ताकि किसी भी कीमत पर ज़ेलेंस्की की सेना से जंग लड़ रही रूसी फौज को हथियारों की कमी न पड़े, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पिछले 9 महीने से यूक्रेन की सेना पर बम बरसाते बरसाते रूस के हथियारों का खजाना खाली हो गया है।
जेलेंस्की की सेना की कमर तोड़ने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों की बौछार की। अपने सबसे घातक हथियारों और ताकतवर टैंकों से यूक्रेन के शहरों में उसने तबाही मचा दी। यही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों से पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमले भी तेज कर दिए हैं। मतलब यह कि पुतिन वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे जंग में उन्हें बढ़त मिल सके। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के शहरों को खंडहर में तब्दील करते करते रूस कर्ज के दरवाजे पर पहुंच गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग लंबी खिंचने से रूस में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से पुतिन बेचैन है, क्योंकि रूस में गहराते आर्थिक संकट का असर यूक्रेन जंग में भी दिखने लगा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए पुतिन के सैनिकों के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से यूक्रेन में पुतिन की सेना पिछड़ती जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लुहांस्क और डोनेस्क में रूस के सैनिकों के पास हथियार खत्म हो गए हैं, जबकि यूक्रेन की फौज नेटो देशों से मिले हथियारों से लैस है। इसीलिए यूक्रेन के जोरदार पलटवार से रूस के सैनिकों के पैर जंग के मैदान से उखड़ते जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से रूस में हथियारों का निर्माण भी ठप पड़ गया है। इसी वजह से पुतिन को भारी भरकम कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए $13 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 11,000 करोड़ का कर्ज लिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में डटे रहने के लिए रूस ने चोरी छुपे इतनी बड़ी रकम उधार ली है, ताकि यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों पर रूसी सेना की पकड़ कमजोर न हो। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना के पास हथियार तेजी से घटते जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन को नेटो देशों से एक से बढ़कर एक हथियार मिल रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस के सामने 9 महीनों से टिका है, जबकि इस जंग में रूस अकेला है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि युद्ध की वजह से रूस में आर्थिक संकट विकराल होता जा रहा है। जंग की वजह से कई बड़ी कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं, जबकि कई कंपनियों ने रूस में कारोबार करने से मना कर दिया है। ऊपर से जंग में यूक्रेन के पलटवार से रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि उसके 3,000 टैंक और 5,500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां धराशायी हो चुकी हैं। इनके अलावा रूस के 277 लड़ाकू विमान और 258 अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। आसमान से बरसने वाली रूस की 400 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें भी यूक्रेन के हमले की भेंट चढ़ चुकी हैं। जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन से लड़ते लड़ते रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो चुका है और बिना हथियार जंग के मैदान में टिके रहना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए पुतिन ने इस संकट से निकलने के लिए भारी भरकम कर्ज लिया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जंग के इस मोड़ पर जरा सी कोताही हार की वजह बन जाएगी। इसी वजह से कुछ रोज पहले पुतिन ने रूस की कंपनियों को 24 घंटे हथियार बनाने का आदेश दिया था। दावा यह किया जा रहा है कि हथियारों की कमी से कई मोर्चों पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ रही है। जिन टैंकों पर रूस को नाज था वो जंग में कबाड़ हो चुके हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन के मिसाइलों के वार से धराशायी हो गई। रूस की तोप भी यूक्रेन के बमों के आगे ठहर नहीं पाई, जबकि उसकी दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को भी यूक्रेन ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक ऐसे हथियारों के लिए तरसने लगे हैं जो यूक्रेन का मुकाबला कर सकें। और अब खबर है कि जंग के मैदान में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए पुतिन ने इतना बड़ा कर्ज लिया है। उधर खबर है कि खैरसॉन में पीछे हटने की वजह से रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। हाल ही में सर्गेई सुरोविकिन ने सेना को खैरसॉन से पीछे हटने का आदेश दिया था, जिसके बाद रूस की फौज ने खैरसॉन के उन इलाकों को खाली कर दिया था जहां उनका कब्जा था। माना जा रहा है कि अपनी सेना की ऐसी बुरी हालत देखकर ही रूस के लोगों का गुस्सा जनरल सर्गेई सुरोविकिन पर फूट पड़ा और उनका जमकर विरोध किया गया। खबरों के मुताबिक खैरसॉन से सेना हटाने के पीछे सर्गेई सुरोविकिन ने तर्क दिया था कि सेना को उन इलाकों से हटाने पर रूस के हथियारों को नुकसान कम होगा, जबकि सैनिकों को और मजबूती से तैयार करके फिर तैनात करने में आसानी रहेगी। लेकिन उनके इस तर्क के बाद वो बुरी तरह घिर गए, क्योंकि खबर के मुताबिक लोग इस फैसले को रूस की हार मान रहे हैं और इसी वजह से उनकी आलोचना हो रही है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिक बचकर भागने की फिराक में थे, तभी उसकी फौज ने बमों से हमला बोल दिया। यूक्रेन की तरफ से हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के जवान सामने से हो रही गोलाबारी से बचने के लिए भागते नजर आए। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर आसमान से भी नजर बनाए हुए है। जैसे ही रूस के सैनिक सामने से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए झाड़ियों में छिपे, तभी यूक्रेन की फौज ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। इसके बाद जो हुआ
ब्रेक के बाद। जमीन से भी कुर्दों पर अटैक करेंगे। एक दिन पहले ही तुर्की ने उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे और दावा किया था कि इन हमलों में उसने कुर्द लड़ाकों के 89 ठिकानों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद खबर आई कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में एक और जगह एयर स्ट्राइक की, क्योंकि उसे खबर मिली कि वहां कुर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जिस बात ने तुर्की की एयर स्ट्राइक को चर्चा का विषय बनाया वो ये कि तुर्की को शक था कि वो ट्रेनिंग सेंटर अमेरिका का था, जिसमें अमेरिका के ट्रेनर कुर्द लड़ाकों को युद्ध की बारीकियां सिखा रहे थे, और इसीलिए उसने अमेरिका से अपनी दोस्ती को एक तरफ रखा और उत्तरी सीरिया में अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर की बर्बादी की कहानी लिख डाली, क्योंकि तुर्की पहले ही बोल चुका है कि अगर अमेरिका ने कुर्दों का साथ दिया तो वो पुराना रिश्ता भूलकर दुश्मनी की शुरुआत कर डालेगा। और अब खबर आ रही है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को तहस नहस कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया कि तुर्की ने जिस ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की वो उत्तरी सीरिया में अमुदा बॉर्डर के पास बना था। खबर है कि तुर्की ने वहां 12 बम गिराए, क्योंकि उसे पता चला था कि अमेरिका के ट्रेनर वहां कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दिन पहले भी तुर्की ने उत्तरी सीरिया के अलेप्पो, हसका और रक्का में हवाई हमले किए थे। खबर है कि अलेप्पो में उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और गांव के गांव बर्बाद कर दिए, जिसके बाद ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों में कम से कम 37 आम लोगों की भी जान गई है। लेकिन तुर्की का कहना है कि उसने केवल और केवल एसडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें बर्बाद कर रहा है। एक दिन पहले उसने जो एयर स्ट्राइक की उसकी कई तस्वीरें आईं, जिनमें साफ दिखा कि तुर्की उत्तरी सीरिया में तबाही का तांडव कर रहा है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने तो यह भी कह दिया कि वो अभी नहीं रुकेंगे और केवल आसमान से नहीं, जमीन से भी उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की और उसके आसपास के देशों से आतंकवादियों का सफाया हो जाए। और तुर्की के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरिया में काम कर रही उसकी विंग एसडीएफ के लड़ाके ही आतंकवादी हैं, जिन पर उसने 13 नवंबर को हुए इस्तांबुल अटैक का आरोप लगाया और फिर उन्हें जड़ से मिटाने में जुट गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर है कि नेटो का सदस्य पोलैंड रूस से अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा, ताकि अगर गलती से भी रूस ने उसकी तरफ आंख उठाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया जा रहा है कि पोलैंड को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी देगा। इस डिफेंस सिस्टम को पोलैंड ने तैनात करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुछ रोज पहले ही उसकी सीमा में मिसाइल गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद नेटो देशों में हड़कंप मच गया था। उस दौरान यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल से धावा बोला है, जबकि रूस ने यह आरोप लगाया था कि जंग में नेटो की सेना को उतारने के लिए यूक्रेन ने ही साजिश के तहत पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया। लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि रूसी मिसाइलों को हवा में ढेर करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ कई मिसाइलें दागी थी और उन्हीं में एक मिसाइल पोलैंड में गिर गई थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस घटना की वजह से पोलैंड बुरी तरह डरा हुआ है। उसे यह लग रहा है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से कहीं पुतिन का गुस्सा उस पर न फूट पड़े, क्योंकि पोलैंड न सिर्फ पहले दिन से जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, बल्कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले ज्यादातर हथियार यहीं से होकर यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिससे पुतिन पोलैंड पर भड़के हुए हैं और वो कई बार उस पर हमले की धमकी भी दे चुके हैं। हालांकि पोलैंड सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी वो रूस की धमकियों की वजह से खौफ में है और इसीलिए अब उसने यूक्रेन से लगने वाली सीमा में ताकतवर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लिया है, जो उसे जर्मनी से मिलेगा। असल में जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का वो सदस्य है जिसने पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटना के बाद उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। उस दौरान जर्मनी ने पोलैंड को लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की थी और यह भरोसा भी दिया था कि वो पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को पेट्रोलिंग के लिए भी वहां भेज सकता है। हालांकि उस वक्त पोलैंड ने जर्मनी के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब खबर है कि पोलैंड जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। ये एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया के कई देश दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल। ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें लगे शक्तिशाली रडार की रेंज करीब 100 किलोमीटर है और ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि पोलैंड इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में ज़ेलेंस्की की मदद करने की वजह से पुतिन न सिर्फ पोलैंड पर बल्कि नेटो के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, क्योंकि नेटो देशों पर हमले के बाद अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर जाएगा, जिसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि पुतिन ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं।
जिससे यूक्रेन जंग में नेटो की एंट्री हो, जबकि दावा किया जा रहा है कि पोलैंड और जर्मनी जैसे देश पुतिन की धमकियों की वजह से बुरी तरह डरे हुए हैं, इसीलिए ये दोनों देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। कुछ रोज पहले ये खबर सामने आई थी कि रूस से घबराए जर्मनी ने भी अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा कर दिया है और जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब खबर है कि पोलैंड यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा की किलेबंदी की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए उसने जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर यूक्रेन की सीमा के पास तैनात करने का ऐलान किया है, ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों को वक्त रहते आसमान में ही ध्वस्त किया जा सके। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तुर्की ने सीरिया में अमेरिका के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी रूसी सेना का एक बहुत बड़ा काफिला जापोरिज्जिया के लिए रवाना हो गया है। जंग के 272वें दिन की ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूसी सेना का इतना बड़ा काफिला जापोरिज्जिया की तरफ जा रहा है। रूसी सेना की इस टुकड़ी में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी मात्रा में गोला बारूद जापोरिज्जिया ले जाया जा रहा है, और यह दावा खुद यूक्रेन के मीडिया ने किया है। इसके साथ ही काफिले में कई भारी भरकम ट्रक भी शामिल होने का दावा किया गया। दावा है इन ट्रकों पर लादकर बेहद खतरनाक हथियार जापोरिज्जिया पहुंचाए जा रहे हैं। जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ वहां एक बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है, और माना जा रहा है कि उसी कब्जे को बनाए रखने के लिए रूस अपनी पूरी ताकत वहां झोंकने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले रूस ने सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी जंग की शुरुआत में ही भेजी थी। तब रूसी सेना ने कीव को घेरने के लिए सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से धावा बोल दिया था, और कई दिनों तक कीव की घेरेबंदी करके जोरदार हमले बोले थे। हालांकि बाद में रूसी सेना को हार मानकर पीछे हटना पड़ा था, लेकिन यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस बार बात अलग है। रूसी सेना की टुकड़ी धावा बोलने के लिए नहीं, बल्कि जापोरिज्जिया पर पकड़ बनाए रखने के लिए जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के हाथ से खैरसोन छीन लिया, उसने पुतिन की भी नींद उड़ा दी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन की फौज उनके सैनिकों पर भारी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। खैरसोन के बड़े इलाके से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ गए। उन्हें अपने हथियारों के साथ नीप्रो नदी के पश्चिम के हिस्से से पूर्व के हिस्से की तरफ भागना पड़ा। और कहा जा रहा है कि अब भी यूक्रेन के सैनिक उन्हें क्राइमिया की तरफ धकेलने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के मीडिया ने यह दावा करके जेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि खैरसोन के कई हिस्सों में रूसी सैनिक अब भी मौजूद हैं, जबकि दावा किया गया कि रूसी सेना का एक बड़ा काफिला जापोरिज्जिया रवाना हो गया, जहां पुतिन की फौज मई के महीने से ही कब्जा जमा कर बैठी है, और यूक्रेन लगातार इसी कोशिश में जुटा है कि प्लांट से रूसी सेना को भगा दिया जाए। इसी वजह से वहां परमाणु प्लांट के आसपास कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। माना जा रहा है कि अब रूस को यह खतरा सता रहा है कि कहीं खैरसोन की तरह जापोरिज्जिया परमाणु प्लांट भी उसके हाथ से निकल न जाए, और कहा जा रहा है कि इसीलिए उसने खैरसोन से भागकर उसके कब्जे वाले शहर मारियोपोल पहुंचे सैनिकों को जापोरिज्जिया के लिए रवाना कर दिया। दावा किया गया कि इस बार रूस बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। इसके लिए वो अपने सैनिकों को रेलवे और पुलों का इस्तेमाल तक नहीं करने दे रहा, ताकि उन्हें यूक्रेन की सेना के हमलों से बचाया जा सके और वो सुरक्षित जापोरिज्जिया पहुंचकर वहां मोर्चा संभाल लें, क्योंकि रूस ने खुद कई बार यह दावा किया था कि परमाणु प्लांट के आसपास यूक्रेन के हमले बढ़ गए। और एक रोज पहले तो वहां हुए मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। ऐसे हमलों के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन ने परमाणु प्लांट को वापस लेने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, और उसी से निपटने के लिए रूस वहां अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है। रूस ने सेना की जो टुकड़ी जापोरिज्जिया के लिए रवाना की है, उसमें 25 टैंक शामिल हैं। इसके साथ ही 15 बड़े ट्रकों पर गोला बारूद लाद कर ले जाया जा रहा है, जबकि 3 बख्तरबंद गाड़ियों में सवार सैकड़ों सैनिक जापोरिज्जिया के लिए निकले हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना का यह काफिला जापोरिज्जिया पहुंचने के बाद परमाणु प्लांट को ही अपना बेस बनाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन के सबसे अहम ठिकाने के हाथ से निकल जाने का मतलब जानता है, और इसीलिए उसने अपना पूरा दम उसे बचाए रखने के लिए लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि ऐसा करके रूस हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस जापोरिज्जिया पावर प्लांट में घातक हथियार जमा कर रहा है। वो पावर प्लांट को एक सैन्य अड्डे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि उसके सैनिक बिना रोक टोक प्लांट की संवेदनशील जगहों पर घूमते हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की खुद नेटो से न्यूक्लियर पावर प्लांट बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। जबकि परमाणु प्लांट के हेड ने भी वहां होने वाले मिसाइल हमले रोकने की अपील की है। लेकिन अगर यूक्रेन के मीडिया के नए दावे में सच्चाई हुई तो प्लांट पर खतरा कम होने के बजाय बढ़ने वाला है, क्योंकि वहां रूसी सेना की ताकत बढ़ी तो परमाणु प्लांट के आसपास जंग भी भीषण हो जाएगी। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिक बचकर भागने की फिराक में थे।
तभी उसकी फौज ने बमों से हमला बोल दिया। यूक्रेन की तरफ से हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के जवान सामने से हो रही गोलाबारी से बचने के लिए भागते नजर आए। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर आसमान से भी नजर बनाए हुए है। जैसे ही रूस के सैनिक सामने से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग से बचने के लिए झाड़ियों में छिपे, तभी यूक्रेन की फौज ने आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिनके जमीन पर गिरते ही रूस के सैनिकों में दहशत मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस दौरान रूस के जवानों ने सामने से हो रही गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन आसमान से हो रही बमबारी के सामने वो टिक नहीं सके। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के सभी सैनिकों को मार गिराया। इस बीच खबर है कि 9 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन के 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि हमलों में 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसका दावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में किया गया। बताया गया कि ज्यादातर मौतें यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में हुई हैं। दावा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि लगातार हो रहे हमलों की वजह से सही जानकारी नहीं मिल पा रही। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो से रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की। यह बयान उन्होंने नेटो की 68वीं संसदीय सभा की बैठक के दौरान दिया और आरोप लगाया कि रूस कत्लेआम पर तुला हुआ है। साथ ही वो यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश में। Всі ми хочемо, щоб російські терористи більше не змогли забирати життя людей. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना जानबूझकर ऐसी जगहों को निशाना बना रही है जिनसे लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। उधर ईरान ने इजरायल के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ी धमकी दे दी। ईरान की फौज के डिप्टी चीफ ने दावा कर दिया कि ईरान की ताकत का सही अनुमान लगाना भी अमेरिका के बस की बात नहीं है। और ये बात उन्होंने तब कही जब इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका नई नीति बनाने में लगा है। ईरान की फौज के तेवर पिछले 1 महीने से बदले हुए हैं, लेकिन इस बार तो उनकी तरफ से आया बयान अमेरिका को सीधी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। दावा किया गया कि ईरान की फौज और उसके हथियारों का अमेरिका को अंदाजा तक नहीं है। अमेरिका को इसकी जानकारी सीधा मैदान जंग में ही मिलेगी। ईरान का ये दावा तब आया जब वो पहले ही अमेरिका को अपने हथियारों से चौंका चुका है, चाहे ईरान के शाहिद 136 ड्रोन हो या उसकी फतेह मिसाइलें या फिर ईरान की रहस्यमयी हाइपरसोनिक मिसाइल। 1 महीने पहले तक ईरान की ये ताकत दुनिया से छिपी हुई थी, लेकिन यूक्रेन की जंग में रूस की फौज की ताकत बनकर ईरान ने सबको हैरान कर दिया। ईरान की बढ़ती ताकत की वजह से सबसे बड़ा खतरा इजरायल महसूस कर रहा है, जो लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। दावा है कि इजरायल की सरकार के कई बड़े अधिकारी अमेरिका के दौरे पर हैं। इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। खासतौर पर टेंशन ईरान की उस हाइपरसोनिक मिसाइल की है जिसके बारे में ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। ईरान का दावा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है, लेकिन न तो उसकी मिसाइल के टेस्ट की किसी को खबर लगी और न ही बनने की। इसके बावजूद ईरान के दावे को फिलहाल कोई भी हल्के में नहीं ले रहा। खासतौर पर तब जब ईरान कह रहा है कि पूरा इजरायल उसकी मिसाइल की जद में है। इजरायल के साथ फिलहाल अमेरिका दोस्ती निभाता दिख रहा है, इसीलिए ईरान ने अब सीधा अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान की ये धमकी आग में घी डालने का काम कर सकती है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में ऑर्थोडॉक्स चर्च पर छापे पड़ने से रूस भड़क गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कीव की करीब 1000 साल पुरानी ऑर्थोडॉक्स चर्च रूस का ठिकाना बन गई थी और इस चर्च में रूस के सैनिक अपने हथियार रख रहे थे। यही नहीं, रूस की सरकार ने दावा किया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा था, क्योंकि रूस ने वहां अपना ठिकाना बना लिया था और इसी वजह से कीव की करीब 1000 साल पुरानी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर छापे पड़े। यूक्रेन की इस चर्च को रूस की ऑर्थोडॉक्स चर्च की ब्रांच माना जाता है, लेकिन 24 फरवरी के बाद यूक्रेन की चर्च ने रूस की चर्च से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा गया कि अब यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का रूस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस ऐलान के कई महीनों बाद यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि कीव की ऑर्थोडॉक्स चर्च से रूस की मदद की जा रही है और इसी वजह से उस पर छापे पड़े, जिस पर रूस का खून खौल उठा, क्योंकि उसने इस मामले को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के करोड़ों लोगों से जोड़ा और यूक्रेन की इस हरकत को गलत और उकसाने वाली बताया। रूस में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं और यूक्रेन में भी इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। रूस में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के धर्मगुरु फादर सिरिल को पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है, जिसकी वजह से फादर सिरिल पर उंगली भी उठ चुकी है, लेकिन उन्होंने पुतिन का साथ देना नहीं छोड़ा और यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराते रहे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में चर्च पर पड़ी रेड की आलोचना भी फादर सिरिल के इशारे पर ही हुई, क्योंकि ऐसा करके वो रूस और यूक्रेन दोनों जगह ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोगों के मन में पुतिन की जगह बनाना चाहते हैं। इधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका लड़ाकू विमान यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा।
जिसमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस की तरफ से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूस के लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करते दिखाई दिए। इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गईं। वहीं जैसे ही इस हमले की जानकारी यूक्रेन की फौज को हुई, उसने भी जवाबी कार्रवाई में अपने सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर से रूस के लड़ाकू विमानों पर जमकर बमबारी की। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हवाई हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उधर ताइवान से जंग के हालात के बीच चीन ने अपने J-10 लड़ाकू विमान में उड़ान के दौरान ईंधन भरने की तैयारी का टेस्ट किया, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं और वक्त गंवाए बिना दुश्मन का खात्मा कर सकता है। इस ड्रिल का जो वीडियो चीन के मीडिया की तरफ से जारी किया गया, उसमें आकाश में चीन के कुछ J-10 फाइटर जेट उड़ान भरते दिखे, जिनमें चीन के नए हथियार वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट के जरिए ईंधन भरा गया। चीन का दावा है कि वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट उसका ईंधन भरने वाला सबसे आधुनिक विमान है और इसे उसने लंबी दूरी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया है। यानी वायु-20 इतना ईंधन लेकर उड़ सकता है कि चीन के लड़ाकू विमानों को जब भी जरूरत हो वो उन्हें रिफ्यूल कर सकता है। और इसी का टेस्ट चीन ने इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान किया। चीन का दावा है कि उसका ये टैंकर एयरक्राफ्ट आसमान में एक ही वक्त में 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकता है और इसीलिए चीन इसे अपनी वायुसेना के लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं मानता, क्योंकि अगर ताइवान पर चीन ने हमला कर दिया तो उसके लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ईंधन की जरूरत पड़ने पर वायु-20 तो है ही, वो आसानी से चीन के फाइटर प्लेन को रिफ्यूल कर देगा। वहीं ड्रिल के दौरान चीन ने जिन J-10 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया वो चीन के सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। J-10 को चीन का बेहद शक्तिशाली फाइटर प्लेन माना जाता है। करीब 1400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से J-10 उड़ान भर सकता है और वो इतनी तेजी से दुश्मन पर हमला करता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसकी इसी ताकत की वजह से ही इसे फायरबर्ड यानी आग उगलने वाली चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही J-10 घातक हथियारों से भी लैस होता है और जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस बीच खबर है कि यूरोप का देश लक्जमबर्ग जंग में यूक्रेन की मदद के लिए नई बख्तरबंद गाड़ियां भेजेगा। ये गाड़ियां रूस के सैनिकों से लोहा लेने में ज़ेलेंस्की की फौज के काम आएंगी, क्योंकि इन्हें खास तौर पर युद्ध के हालात में तेजी से यहां से वहां तक पहुंचने के लिए ही बनाया गया है। दावा है कि लक्जमबर्ग की सरकार हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल्स की खेप जल्द ही यूक्रेन के लिए रवाना करने वाली है, जिसकी पुष्टि लक्जमबर्ग के रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए की। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही ये गाड़ियां यूक्रेन की सेना को मुहैया करा दी जाएंगी ताकि उन्हें अपने देश से रूस को खदेड़ने में मदद मिल सके। लक्जमबर्ग के मुताबिक HMMWV यूक्रेन की सेना के लिए बड़े मददगार साबित होंगे, क्योंकि इन्हें खासतौर पर मुश्किल हालात में सेना की मदद के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिन्हें मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियारों से लैस किया जा सकता है। ये इतनी मजबूत हैं कि इनसे एंटी टैंक मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसके साथ ही इन्हें खास तौर पर जंगल और रेगिस्तान में तेज रफ्तार से सफर करने के लिए बनाया गया है। वहीं इसकी बाहरी सतह बुलेट प्रूफ है, यानी इनमें बैठे सैनिकों पर दुश्मन की गोलियों और धमाकों का कोई असर नहीं होगा। इधर खबर है कि नेटो ने फिनलैंड और स्वीडन से आतंकवाद पर तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाने की अपील की। नेटो ने दोनों देशों से आतंकवाद के खिलाफ कानून और कड़े करने को कहा, क्योंकि तुर्की लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि कुर्द संगठन PKK को स्वीडन और फिनलैंड मदद देते हैं। तुर्की अपने यहां हुए हमलों के लिए इसी संगठन को गुनहगार मानता है। इसी वजह से उसने नेटो में स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री पर अड़ंगा लगाया हुआ है। उधर बेलारूस की 22 हस्तियों के खिलाफ कनाडा और कड़े प्रतिबंध लगाने वाला है, जिनमें बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने जंग में यूक्रेन तक हथियारों को पहुंचाने और उनकी तैनाती में रूस की मदद की थी। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो बेलारूस की उन 16 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा जो हथियार बनाने और बैंकिंग समेत रेलवे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस के पैंतरे देखकर जर्मनी ने भी पहली बार परमाणु बम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। और अगर रूस ने जर्मनी पर हमला किया तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो के तमाम देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से पुतिन यूरोप के देशों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, उसे देखते हुए जर्मनी खुद को मजबूत करने में जुट गया है। वो न सिर्फ अमेरिका और दूसरे देशों से घातक और खतरनाक हथियार खरीद रहा है, बल्कि उसने परमाणु हथियार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि अगर यूक्रेन की तरह रूसी सेना ने उस पर हमला किया तो उसे अमेरिका या फिर दूसरे नेटो देशों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। असल में यूरोप में सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु ताकत है, और फ्रांस कई बार यह संकेत दे चुका है कि वो किसी भी सूरत में रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि जर्मनी को यह डर सता रहा है कि पुतिन कभी भी उसके खिलाफ जंग का बिगुल बजा देंगे।
और ऐसे हालात में उसे रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि जर्मनी अमेरिका और नेटो पर हथियार और सुरक्षा के लिए अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसके लिए वो पहली बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसमें एटम बम बनाने का भी जिक्र होगा। जबकि जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही परमाणु बम जैसे घातक हथियार बनाने से बचता रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से पूरे यूरोप का माहौल बदल गया है और वहां के कई देशों में भी खतरनाक या यूं कहें कि परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग गई, ताकि वक्त आने पर दुश्मनों पर करारा प्रहार किया जा सके। इधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने खैरसोन से उसकी कई एम्बुलेंस चुरा ली। आरोप है कि खैरसोन से भागते वक्त रूस के जवानों ने ऐसा किया और वहां के अस्पतालों से 17 एम्बुलेंस की चोरी कर ली। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने खैरसोन छोड़ने से पहले न केवल एम्बुलेंस चुराई बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तबाह कर दिया। सरकार वहां के अस्पतालों को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर खबर है कि यूक्रेन को हाड़ जमा देने वाली ठंड से बचाने का जिम्मा नॉर्वे ने उठाया। वो यूक्रेन के लिए सर्दियों में गैस का इंतजाम करेगा और उसकी रकम का भुगतान भी नॉर्वे ही करेगा। वो यूक्रेन के लिए 18 करोड़ 20 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,500 करोड़ की गैस खरीदेगा, जिसकी जानकारी नॉर्वे के वित्त मंत्री ने दी। खबर के मुताबिक नॉर्वे गैस का भुगतान यूक्रेन को दी गई 8,000 करोड़ की आर्थिक मदद से ही करेगा। इस बीच इजरायल ने आशंका जताई है कि ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप को निशाना बनाने की तैयारी में। 2 दिन पहले ही कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जिसमें ईरान की टीम भी हिस्सा ले रही है और इजरायल का दावा है कि दुनिया को अस्थिर करने के लिए ईरान की एजेंसियां वर्ल्ड कप को निशाना बना सकती हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजरायल पर ईरान के हमले की आशंका की वजह से हड़कंप मचा हुआ, जबकि इजरायल दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से जानबूझकर माहौल तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। इजरायल की एजेंसियों के मुताबिक ईरान में हालात गृह युद्ध से कम नहीं है। हिजाब विरोधी आंदोलन की वजह से वहां की सरकार पर खतरा बना हुआ है, इसीलिए वो दुनिया को अस्थिर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। इजरायल की एजेंसियों की माने तो कतर में हो रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप ईरान के निशाने पर है। इजरायल की एजेंसियों की इस खुफिया जानकारी ने कतर में भी हड़कंप मचा दिया है। इधर खबर है कि यूक्रेन की जंग से रूस को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा है। जंग से पहले रूस जितना कच्चा तेल यूरोप में भेजता था, अब उसका 10% भी नहीं भेज पा रहा। मतलब ये कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यूरोप में होने वाला रूस का तेल का कारोबार 90% तक खत्म होने की खबर है। पता चला है कि जंग से पहले तक रूस रोजाना करीब 12 लाख बैरल कच्चा तेल यूरोप भेजता था, लेकिन फिलहाल यह आंकड़ा सिमटकर 1 लाख बैरल के भी नीचे पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि रूस पर यूरोपियन यूनियन के ताजा प्रतिबंध दिसंबर से लागू होंगे। उसके बाद तो यूरोप में रूस का यह थोड़ा बहुत कारोबार भी खत्म हो सकता है। हालांकि यूरोप के बाहर भी रूस ने कच्चे तेल के ग्राहक बनाए हैं, लेकिन वो यूरोप का विकल्प नहीं बने हैं। चीन और भारत रूस का तेल खरीद तो रहे हैं, लेकिन भारी भरकम डिस्काउंट पर। मतलब ये कि तेल के नए ग्राहक ढूंढने के बावजूद रूस को यूरोप का विकल्प नहीं मिला है, जिसका मतलब यह है कि जंग की कीमत केवल यूरोप ही नहीं, रूस भी भुगत रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से रूस को फायदा जरूर हुआ है। उधर खबर है कि रूस की सेना ने निकोपोल और निप्रो शहर के कई इलाकों में रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसके लिए पुतिन की फौज ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनसे यूक्रेन के दोनों शहर दहल उठे और ऐसी तबाही मची कि वहां की कई बिल्डिंगें मलबे में बदल गईं। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की तरफ से 60 गोले दागे गए। बताया गया कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। इस बीच हंगरी के प्रधानमंत्री के स्कार्फ से नाराज यूक्रेन ने कीव में वहां के राजदूत को तलब कर लिया। हंगरी के प्रधानमंत्री एक फुटबॉल मैच के दौरान एक स्कार्फ पहनकर पहुंचे, जिसमें बने हुए एक चित्र में यूक्रेन की कुछ जगह को हंगरी का हिस्सा बताया गया, जिस पर यूक्रेन ने नाराजगी जताते हुए हंगरी से माफी मांगने के लिए कहा। यही नहीं, उसने यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हंगरी के दावे का खंडन करने की भी मांग की। इधर कोसोवो से बढ़ रहे तनाव के बीच सर्बिया ने ईरान से ड्रोन की एक बड़ी डील की। यूरोप के इन दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से जंग का नया मोर्चा खुल गया है और दोनों एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। कुछ रोज पहले तो एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सर्बिया की सेना की गाड़ियां अपने बॉर्डर की तरफ जाती दिखाई दी थी। तब माना जा रहा था कि कोसोवो से तनाव के बीच सर्बिया ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही उसके राष्ट्रपति ने सर्बिया की हवाई सीमा में कोसोवो के ड्रोन दिखते ही उन्हें मार गिराने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि ऐसा दावा किया गया था कि कोसोवो के कई ड्रोन सर्बिया के बॉर्डर के पास देखे गए थे। और अब खबर है कि कोसोवो के ड्रोन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सर्बिया ने ईरान से ड्रोन की एक बड़ी डील की है, जो उसकी सीमा की सुरक्षा करने के काम आएंगे। क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया ने ईरान के ड्रोन की ताकत देखी है। रूस ने तो ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना की कमर ही तोड़ दी थी।
और इसी के बाद ईरान के खतरनाक ड्रोन की डिमांड बढ़ने का दावा किया गया। दुनिया के कई देशों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ईरान से ड्रोन की डील की और अब सर्बिया भी उन देशों में शामिल हो गया है जिसका झगड़ा कोसोवो से बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भी जमीन की ही लड़ाई है। 1990 के दशक में सर्बिया और कोसोवो के बीच खूनी जंग भी हुई थी और फिर 2008 में कोसोवो ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया था, लेकिन सर्बिया आज भी कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है और यही दोनों के बीच झगड़े की जड़ है। उधर खबर है कि रूस के सैनिकों ने जंग के दौरान मारे गए अपने जवानों के शवों को खैरसौन में एक कचरे के ढेर में जला दिया। आसपास रह रहे लोगों ने भी इस बात का दावा किया और शवों को हाल के दिनों में वहां जलाने की जानकारी दी, जिसकी वजह से कचरे के ढेर के पास कई कुत्ते घूमते रहते हैं। यही नहीं, रूस का झंडा, उसके सैनिकों की वर्दी और हेलमेट भी पड़े हुए मिले। दावा है कि खैरसौन में जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने कचरे के ढेर वाली जगह का इस्तेमाल फौजियों के शवों को जलाने के लिए किया। इस बीच नेटो ने रूस पर अपनी नौसेना की जासूसी का आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बाल्टिक सागर में नेटो की बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों से पुतिन बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने अपने 2 फाइटर जेट जासूसी के लिए वहां भेज दिए। आरोप है कि रूस के इन लड़ाकू विमानों ने वहां मौजूद नेटो के जंगी जहाजों के आसपास खतरनाक तरीके से उड़ान भरी, या यूं कहें कि उन्होंने नेटो को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि आरोप है कि इस दौरान रूस के लड़ाकू विमानों ने नेटो के जंगी जहाजों से सिर्फ 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और कुछ मौकों पर तो उनके और जंगी जहाजों के बीच का फासला महज 70 मीटर रह गया था। नेटो ने रूस की इस हरकत को अपने युद्धपोतों की जासूसी की कोशिश बताया और भविष्य में ऐसा होने पर करारा जवाब देने की चेतावनी दी, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमान ऐसे वक्त में बाल्टिक सागर पहुंचे जब नेटो देश बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे। क्योंकि पिछले दिनों रूस ने कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर जिस तरह हमले तेज किए, उसके बाद नेटो की टेंशन बढ़ चुकी है और नेटो को आशंका है कि आने वाले दिनों में रूस और भी बड़ा हमला बोल सकता है, क्योंकि जैसे ही लगता है कि रूस थोड़ा रुक गया है, वो लौटता है और दुगनी ताकत से हमला करता है। और अब बात यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड तक पहुंच चुकी है। फिर चाहे वहां रूस की मिसाइल गिरी हो या फिर यूक्रेन की, उसके वहां पहुंचने की वजह तो रूस ही है, क्योंकि यह घटना उस दौरान हुई थी जब यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें बरस रही थी और नेटो का मानना है कि उन्हें हवा में मार गिराने की कोशिश में ही यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड के अंदर जा गिरी थी और उसे आशंका है कि यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई से बौखलाए पुतिन की मिसाइलों का मुंह किसी भी वक्त बाल्टिक सागर के किनारे बसे नेटो देशों की ओर मुड़ सकता है, जिससे निपटने के लिए नेटो ने भी कमर कस ली और बाल्टिक सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 5 जंगी जहाज शामिल होंगे, जो समंदर में घूम घूम कर युद्ध का अभ्यास करेंगे और रूस को अपनी ताकत दिखाएंगे। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? सौवात की एक बात कही सोज ने, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।